इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। देश उबल रहा है तो हर देशवासी के मन में सवाल है कि आखिर क्यों। आज पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से सारे क्यों, कैसे, कब और कहां जैसे विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहली बार वो नागरिकता और एनआरसी के मुद्दे पर इतने आक्रामक दिखे। विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस पर देश के मुसलमानों को भड़काने और डराने का आरोप भी लगा दिया। विपक्ष की साजिशों की पोल खोली। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पूरे दावे के साथ की वो ये कि मुसलमानों के बीच मोदी के लोकप्रिय होने से कांग्रेस डर गई है। वो देश के मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए गुमराह कर रही है। तो आज देश का सवाल पीएम मोदी के इसी बयान पर कि क्या कांग्रेस देश के मुसलमानों को भड़का रही है। क्या मोदी के साथ मुसलमान जाते देखकर कांग्रेस को अपना वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। देश के सवाल में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी का पुतला जलाना है, जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ। नागरिकता पर विपक्ष की पोल खो। कैसा झूठ, कैसा और एक तरफी। कांग्रेस का झूठ, मोदी का सच। अफवाह फैलाने वाले इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस डराती है, मोदी डर भगाते हैं। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम देशों में पीएम के सम्मान से डरा कौन। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के पीछे कौन। मोदी के साथ मुसलमान आएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से पीएम मोदी ने ये सारे सवाल भी उछाले और इसके पीछे की सियासत से पर्दा भी उठाया। उन्होंने विपक्ष की साजिश को लेकर मुसलमानों को आगाह किया। देश के मुसलमानों को अफवाह और डर फैलाने वालों की पहचान करने की नसीहत दी। ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाला कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। पीएम ने नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रही कांग्रेस को सच्चाई का आईना दिखाया। ममता दीदी के विरोध को वोट बैंक की राजनीति बताया। लेफ्ट का सच से सामना करवाया। चुन चुन कर हर विरोधी को जवाब दिया और देश को आश्वासन कि देश में डर के लिए कोई जगह नहीं। दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज, उनके नेता प्रकाश कारंत जी ने कहा था कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से आने वालों को मदद की बात उन्होंने भी की थी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, सत्ता मिलती है, चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रहे। बंगाल की जनता पे भरोसा करो। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ में ईंट, पत्थर और लाठियां देखता हूं तो मुझे भी और 130 करोड़ देशवासियों को भी तकलीफ होती है कि नहीं होती है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का सम्मान मुस्लिम देशों में बढ़ा है। मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है।
इससे कांग्रेस डरी हुई है, उसे अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। इसीलिए देश में डर और अफवाह का माहौल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जो इस्लामिक वर्ल्ड है, हमारे जो गल्फ के देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध मौजूदा दौर में भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन आज हमारे संबंध है। कांग्रेस के किसी पदाधिकारी, कांग्रेस की किसी शाखा ने पूरे देश के अंदर कहीं कोई हिंसक कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ, न ही कांग्रेस के किसी व्यक्ति पर आरोप है। हिंसक प्रदर्शन और पुलिस वालों पर हमले पर भी पीएम ने विपक्ष को घेरा और साफ कहा कि मेरा पुतला जलाओ लेकिन देश नहीं। मोदी का पुतला जलाना है, जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ। पीएम मोदी ने हिंसा की राजनीति को गरीबों के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने हिंसा बनाम विकास का अपना एजेंडा साफ किया और कहा कि गरीबी के आगे का मजहब और जाति सरकार नहीं देखती। सवाल ये कि अगर वाकई एनआरसी और नागरिकता संशोधन का गणित इतना आसान है, तो सरकार अब तक देश के एक बड़े तबके को ये समझा क्यों नहीं पाई है? क्या विरोधियों के मुस्लिम वोट बैंक वाली दलील से ही पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की रामलीला मैदान की ये पूरी रैली एक फैसले से हुए डैमेज कंट्रोल की कवायद थी? पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आगे बढ़े, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें और मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, लेकिन उससे पहले उन सवालों पर एक नजर डालते हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो ये कि मोदी ने कांग्रेस पर मुसलमानों को डराने का आरोप आखिरकार क्यों लगाया? हिंसक प्रदर्शनों के पीछे गुस्सा और विश्वास या साजिश आखिर है क्या? क्या सियासी फायदे के लिए विपक्ष ने मुसलमानों को भड़काया, जैसा कि आरोप पीएम मोदी ने आज लगाया? मुस्लिम देशों में मोदी के सम्मान से कांग्रेस को आखिरकार परेशानी क्यों है? मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या कांग्रेस उपद्रव करा रही है, जिसका आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज देश का सवाल में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवा दें। मनोज यादव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। मसूद हाशमी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, ऋषि मिश्रा जी और यासिर जिलानी हमारे साथ हैं जो कि आरएसएस मुस्लिम मोर्चा से जुड़े हैं। मनोज यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे सवालों के सिलसिले की शुरुआत करूं, एक क्लियरेंस दे दीजिए उसके बाद, ताकि थोड़ा सा एक जो संशय मेरे दिमाग में है वो क्लियर हो जाए। पीएम ने कहा कि एनआरसी को लेकर सरकार में कोई चर्चा नहीं हुई, तो क्या माने एनआरसी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी देखिए राकेश जी, मैं तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि जो सीएए के नाम से और एनआरसी के नाम पर पूरे देश भर में, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, जब इन विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, ये लोग नकारे जा चुके हैं, तो इन्होंने हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को अपना ढाल बनाने का प्रयास किया है और हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो देश का भविष्य है, उनको ढाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है और जो जितना प्रयास कर रहे हैं, जवाब नहीं मिला मनोज। मसूद जी, जवाब लेना मेरा काम है, एक मिनट प्लीज। पहले राउंड में आप लोग इंटरप्ट ना करिए तो बेहतर होगा। मनोज यादव जी, ये आपने बात क्लियरेंस दे दी, इसका भरपूर जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को आपसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा जो सवाल था, एनआरसी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको अभी जवाब दे देता हूं। जो एनआरसी लाया गया था वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया था 1985 में। सीए के साथ एनआरसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरकार में इसको लेकर चर्चा नहीं हुई है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज रामलीला मैदान से कही है। आप जो अफवाह आप लोग कह रहे हैं कि फैलाई जा रही है, जिस बात को लेकर बवाल है देश में, जिस बात को लेकर हिंसा हुई है, 15 लोगों की जान गई है, वो इसी बात को लेकर कि नागरिकता संशोधन कानून के साथ एनआरसी आएगा इसके बाद बैक टू बैक। तो एनआरसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधे से जवाब दीजिए। अमित शाह जी बताइए, क्या कैबिनेट में इसका मुझे जरा राकेश जी आप बताइए, क्या कैबिनेट में ऐसा फैसला हुआ? क्या संसद में इनसे पूछे अभी अमित शाह कितने बड़े नेता हैं? अमित शाह बड़े नेता हैं, इनके नजर भी पार्टी के अध्यक्ष है कि नहीं? अमित शाह ने बंगाल में क्या कहा
कि आपका सीए पूरे देश में लोकसभा ने लिखा, तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महत्व नहीं है मनोज यादव जी के नजर में? भ्रम फैलाने का प्रयास इनसे न करें। पूछिए, हमारे आसाम जैसे छोटे राज्य में 1600 करोड़ का खर्च हुआ है, लाया जाएगा, पूरे देश में लेकिन एनआरसी जो लागू भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ कहां से लाओगे मनोज यादव? जनता को बताओ आप। 4.5 लाख करोड़ मैं एक छोटा सा सीमेंट बता रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख करोड़ का खर्च होगा। कहां से लाओगे मनोज भाई, कहां से लाओगे? जनता को गुमराह मत करो, जनता को गुमराह मत करो, जनता को गुमराह मत करो मनोज भाई। बंद कीजिए नाटक। आप अच्छा, कपिल मिश्रा के शो में जाइए, कपिल शर्मा के शो में जाइए, नोटंकी कपिल शर्मा के तुम आपके पार्टी में तरीके से जो डिबेट में आप कपिल शर्मा के शो में जाइए, कपिल शर्मा नोटंकी मत कीजिए, अच्छा, नोटंकी मत कीजिए। आज गंभीर विषय है, चल रहा है, आप नोटंकी नहीं, कर रहे हैं। ठीक है, शर्मा दीजिए आपको। ठीक है, मैं सवाल करूं, एक मिनट मैंने ये सवाल एक गरीब हिंदुओं को घटा है, ये गलत देश का विषय है, गरीब हिंदुओं को घटा है। आप जो दिहाड़ी मजदूर है, किसान, गरीब किसान है, वो डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? नहीं, ये बात माता ना ऋषि मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं एनआरसी पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, मेरे मन में हिंदू शंका विरोधी थी। है, ये बीजेपी वाले हिंदू विरोधी है, गरीब हिंदू, ये डिफरेंस नहीं, ऋषि मिश्रा अभी तक तो मुसलमानों के नाम पर भड़का रहे थे, और गरीब हिंदुओं की बात आपने ले ली। गरीब हिंदू, एक मिनट मनोज यादव, एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए, आप दोनों लोग, एक मिनट ऋषि मिश्रा आप शांत रहिए, मनोज यादव आप भी शांत रहिए, मैं सवाल आगे रुकूंगा। एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए, आप दोनों लोग शांत रहिए, एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मनोज यादव एक मिनट, मनोज यादव शांत रहिए, वरना शांत कराने के किसी और के आते हैं। ऋषि मिश्रा आप भी शांत रहिए, स्टूडियो में तो नाजायज फायदा मत उठाइए। राकेश जी सवाल बनता है, गरीब हिंदू प्यारे नहीं है, पाकिस्तानी प्यारे है। आज देखिए 19 लाख जो आसाम में किया गया है, उसमें कितने अमीर है, कितने अमीर है, उसमें सब गरीब है। और शर्मा नहीं चाहिए, पाकिस्तानी चल रहा है, और ये बैठकर बात कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, भारतीय गरीब लोगों से इतना देते ठीक है, एक मिनट इन दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए, एक मिनट इन दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए। ऋषि मिश्रा एक मिनट शांत रहिए ना प्लीज, मनोज यादव शांत रहिए, वरना पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए। मनोज यादव पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी आवाज डाउन करवाई है ताकि आप शांत होकर मेरी बात सुन सके। एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब मैंने पूछा था कि एनआरसी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार में इसको लेकर चर्चा नहीं हुई, आपने कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ, इस बात की आप दलील दे रहे थे। तो अमित शाह कैबिनेट का हिस्सा है ना, क्यों अमित शाह ने लोकसभा में कह दिया कि हम ताल ठोक कर कहते हैं कि एनआरसी आएगा इसके बाद पूरे देश में? तो या तो उसके प्रोविजंस लेकर आ जाते ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता। तो दरअसल आपकी सरकार कंफ्यूजन फैला रही है, इस बात को आप मानिए। राकेश जी आप मेरा जवाब सुन लीजिए। नहीं, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मनोज यादव, मैं सिर्फ आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ प्लीज। मैंने शुरुआत आपसे इसलिए की थी क्योंकि सारी शंकाएं दूर हो जाए। देशवासी जो हमारे भारत के नागरिक है, ठीक है, एक मिनट शांत रहिए, ठीक है मसूद हाशमी मैं आपके पास आता हूँ। एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए, एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए। स्पष्ट कर दिया है मनोज यादव शांत रहिए, वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी प्लीज। मैं आपसे सिर्फ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, समझिए इस बात को। दूसरे मेहमान भी हैं, मैं उनका रुख कर लूं ना, फिर मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप अपनी बात फिर रखिएगा तसल्ली से। मसूद हाशमी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 100 मिनट तक आज भाषण दिया है और खास तौर पर देश के मुसलमानों को संबोधित किया। यह कहा कि भारतीय मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष आपको भड़का रहा है, उनके बहकावे में मत आइए, अपनी अक्ल लगाइए। उनका लबोलुआब यही रहा। भरोसा है प्रधानमंत्री की बातों पर? नहीं, देखिए सीएए से कोई लेना देना नहीं है भारतीय मुसलमानों का, ये एक सच्ची बात है, इसको हम मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारी जो कंसर्न है वो है एनआरसी के ऊपर। चूंकि एनआरसी को जब इसका आधार बनाया जाएगा, सीए को जब उसका आधार बनाया जाएगा, उसमें हमारा कंसर्न है, उसमें हमारी चिंता है। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो स्पष्ट करें कि एनआरसी के अंदर इस सीए का क्या रोल होगा। ये सीए जो लाया गया है, अमित शाह ने साफ कहा है कि एनआरसी के लिए लाया गया है। सीए के बाद अब हम एनआरसी लेकर आएंगे सदन में, पार्लियामेंट में। जिस दिन बिल पास हुआ है उस दिन पार्लियामेंट ने बयान दिया है। तो या तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का कान पकड़कर लेकर आते रामले ग्राउंड में आज और कहते कि ये मसूद हाशमी एक बात बताइए, फिर मैं शिवम त्यागी का भी रुख करूंगा। मसूद हाशमी एक बात बताइए, आपकी एनआरसी को लेकर कुछ शंकाएं हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो अभी आया नहीं, जिसके प्रोविजन अभी सामने नहीं आए, उसको लेकर इतनी हिंसा, उसको लेकर इतना देश में उत्पाद, 15 लोगों की मौत हो गई है, करोड़ों की प्रॉपर्टी नुकसान हो गई है। राकेश जी हिंसा कौन कर रहा है?
हिंसा सिर्फ वहां हो रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है या दिल्ली में जहां पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है। खाकी वर्दी वाले हिंसा कर रहे हैं। आम लोग जब खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं, वर्दी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे आप। खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं, वहां खाकी वर्दी वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। एक मिनट मसूद हाशमी, ऋषि मिश्रा ने ठीक बोला। एक मिनट ऋषि, एक मिनट मसूद हाशमी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वहां की पुलिस जुल्म कर रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मसूद हाशमी, पत्थर फेंकेंगे, पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे, उनकी बाइकें जलाएंगे, उनकी गाड़ियों में आग लगाएंगे, आरती उतारेगी पुलिस आपकी, सोशल मीडिया पर आरती उतारेगी पुलिस। कि गाड़ियां कौन जला रहा है, तोड़फोड़ कौन कर रहा है? पुलिस वाले लाठियों से गाड़ियों को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पुलिस वालों ने जामिया के अंदर पेट्रोल छिड़क कर बस में आग लगाई। ये सारा सोशल मीडिया आपने देखा, मसूद हाशमी आपने देखा। एक मिनट ऋषि मिश्रा रुकिए, ऋषि मिश्रा आप रुकिए। नहीं, कुछ ट्वीट किए गए थे मसूद हाशमी, मैं क्लियर आप सोशल मीडिया सुनिए ना, मसूद हाशमी सुनिए ना, पहले सुनने की आदत है कि नहीं, या आप डिबेट करेंगे? आप बताइए, सुनने की आदत है कि नहीं? अच्छा, कुछ ट्वीट्स किए गए थे जिनमें पुलिस वाले गैलन के साथ दिखे थे। दिल्ली पुलिस ने बहुत क्लियर कर दिया था कि उन गैलन्स में पानी था, वो आग बुझाने के लिए जा रहे थे, आग लगाने के लिए नहीं जा रहे थे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, जो बसें सही सलाह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। बिल्कुल सही थी, जिनके ऊपर पेट्रोल छिड़का है, आप देखते गए। चलिए शाम आप आइए, एक मिनट ऋषि मिश्रा आप रुकिए। नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट मसूद हाशमी रुकिए। एक तो गलत बयानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, अगर कोई सबूत है, वो सबूत है तो जाइए ना अदालत में, जाइए ना फिर कोर्ट में, अदालत में देंगे, या आप तय करेंगे, आप तय करेंगे क्या, या पुलिस से बता आप लेंगे, आप अपने हाथ उठाएंगे, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, आपको पूरे हिंदुस्तानी मीडिया ने वो गोदी मीडिया बना हुआ है। नहीं, आपके मतलब की बात का हो, आपके मतलब की बात का हो ना मसूद हाशमी, आपके मतलब की बात का हो ना, तो आपको अच्छी नहीं लगती है? बिल्कुल नहीं, आप सच दिखाइए, सच पर विश्वास सब तस्लीम करेंगे। बिल्कुल आपत्ति है। मसूद हाशमी एक मिनट रुक जाइए, मसूद हाशमी एक मिनट रुकिए, मसूद हाशमी एक मिनट रुक जाइए। शिवम दुबे इसी तरीके से शिवम त्यागी इसी तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है और नतीजा सड़कों पर दिख रहा है जी। और अभी भी बैठकर भ्रम ही फैलाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों को पता नहीं है या जानबूझकर ड्रामा करते हैं। मेरे बराबर में ऋषि मिश्रा जी बैठे हैं, कहते हैं इस देश के पास कागज नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, केंद्र की 109 योजनाओं के आज तक के टिल डेट तक के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या है 60,11,23,240 आज तक। उसमें उज्ज्वला योजनाओं की बात जो चर्चा हो रही है, वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? अब जब उनको सारी योजनाओं का लाभ मिला है तो कागज तो दिए हैं उन्होंने, और वो सब गरीबों के लिए ही योजनाएं थी। मतलब देश के पास कागज है। आप लोगों को झूठ बोलना, गुमराह करना बंद कीजिए, क्योंकि घुसपैठियों के पास नहीं है ना, क्योंकि घुसपैठियों के पास नहीं है, क्योंकि घुसपैठियों के पास नहीं है, क्योंकि घुसपैठियों के पास। अरे मेरे भाई, नागरिक और घुसपैठियों में फर्क होता है। आपको नहीं पता नागरिक और घुसपैठियों में फर्क क्या होता है? आपको नहीं पता नागरिक और घुसपैठियों में फर्क क्या होता है? आपको नहीं पता नागरिक और घुसपैठियों में फर्क क्या होता है? अब या तो आपको पता नहीं है या फिर यहाँ पर आप बैठकर ड्रामा कर रहे हैं। एजेंडा सिर्फ इतना सा है, असम के अंदर 2014 में 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और अब 303। परेशानी यह है कि इनके नीचे से वोट निकलता जा रहा है। मुस्लिमों की वोटों को ये अपना अधिकार समझते थे, और मेरे बराबर में बैठे हुए मसूद सोचते हैं कि ये उनके ठेकेदार हैं। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, ना वो आपकी बात सुनते। दो, आप उनको कुछ समय के लिए गुमराह जरूर कर सकते हैं, जो आप ठीक है। एक मिनट, मैं यासिर जिलानी का एक रुक कर लूं। कांग्रेस और अगले इलेक्शन में डबल टिकट पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, चलिए एक मिनट मसूद एक मिनट, थोड़ा सा यासिर जिलानी ने अभी तक नहीं बोला, मैं उनका रुक कर लूं। यासिर जिलानी एक बात बताइए कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग गया पीएम को सामने आने में? देश में बवाल हुआ, सड़कों पर हिंसा हुई, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस का बाकायदा मुस्लिम मंच भी है, अभी तक सामने क्यों नहीं आया? आज इतनी देर क्यों हो गई पीएम को सामने आने में, और उसके बावजूद भी मुसलमानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा इस देश में? नहीं, देखिए आपको मैं बता दूं, पिछले 50 से 60 घंटे में जो माहौल खास करके अर्बन नक्सल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सोच वाले लोगों ने जो खराब करा है,
आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहले एक नैरेटिव ये दिया गया और कोशिश ये करी गई कि जो छात्र छात्राएं हैं विश्वविद्यालय के, उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपनी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश करी गई। सडनली अब क्या हुआ है 24-25 घंटे में कि अब वो गरीब लोगों पे चले गए। मसला ये हो गया है कि उनके पास मुद्दा नहीं रह गया। आज वजीर आजम साहब ने क्लियर कहा है रामलीला मैदान से, आप उसको समझने की कोशिश करें कि कहीं भी किसी तरह के आप बहकावे में नहीं आए। और आप ये जो कह रहे हैं कि देर क्यों हो गई, देर बिल्कुल नहीं हुई। पहले दिन भी संसद के पटल से वजीर दाखिला होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लियर कहा था कि ये जो बिल आ रहा है ये सिर्फ 3 इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं तो ये भी तो क्लियर उन्होंने कहा था कि इसके साथ एनआरसी आएगा और इसी के बाद ये दरअसल पूरा बवाल शुरू हुआ। मुसलमान और इस देश के जो लोग सड़कों पर हैं वो तो साफ करें, इस कानून से दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ जो एनआरसी आ रहा है उससे दिक्कत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एनआरसी अगर उन्होंने कहा था और आज वजीर आजम ने अपने बयान में कहा है कि ना किसी का ना जो बिल आया ना किसी ने उस बिल को देखा है, ना बिल का स्वरूप क्या है, एनआरसी कब आएगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन उस पर अफवाह जो है एक बहुत ही सुनियोजित और संगठित होकर पूरे भारत में आग लगाने के लिए फैला दी गई। ये बताइए कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सरकारी संपत्तियां जो आग लगाई गई, जो गरीब लोगों की गाड़ियां, कार, बाइक, छोटे छोटे गुमटी जो दुकान होती है उनको जलाया गया, उसका कौन मुआवजा देगा? उनको कौन उनको इंसाफ दे पाएगा? वो तो आम जो लोग नहीं, तो इसका एक पहलू ये भी है ना। एक मिनट यासिर जिलानी, मैं मनोज यादव जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले ऋषि मिश्रा का कमेंट ले लूं। उसका एक सवाल ये भी है ना कि दिल्ली में बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, दोनों जगह बीजेपी की पुलिस थी ना, कंट्रोल नहीं कर पाए क्या? नहीं, सुन लीजिए, पुलिस ने अपना जो काम होता है वो किया, नहीं तो नहीं, ये अजीब स्थिति है कि एक भीड़ सड़क पर उतरती है, एक भीड़ सड़क पर उतरती है, लाखों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, लोग मर जाते हैं, आगजनी हो जाती है, पुलिस को खबर नहीं लगती। अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पुलिस ने फायर कर दिया होता और 60-70 लोग मर गए तो आज आप ये कहते हैं नहीं कि पुलिस फायरिंग एक सॉल्यूशन होता है क्या? फायरिंग एक सॉल्यूशन होता है क्या? हमने आपको थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल आप ये गलत अफवाह मत फैलाइए, गलत अफवाह मत फैलाइए। आपने तो इतना गिरा हुआ काम किया कि आपने पवित्र जामा मस्जिद के अंदर अपने कायद को छोड़ दिया और रावण जैसे जो जेल गए हुए मुजरिम उनको मस्जिद के अंदर घुसा दिया, और आप बैठ के मुसलमानों का रोना रो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे रावण जैसे राक्षस को आपने पवित्र मस्जिद के अंदर कैसे उड़ाया? पवित्र मस्जिद के अंदर क्या भाई है? आप कहते हैं कि मस्जिद पवित्र है, आप कहते हैं मस्जिद पवित्र है और आपने रावण को घुसा दिया। हमारी भाई कर रहे, आपके पास बात कर रहे हैं, वो कायद आपका बिगड़ आए थे, आपको परेशानी हुई, आपके बिगड़े लोगों को, आप दोनों लोगों की लड़ाई हो गई। यासिर एक मिनट शांत रहिए, यासिर एक मिनट शांत रहिए, यासिर एक मिनट, ऋषि मिश्रा में आता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे शांत कर दीजिए, शांत कर दीजिए ना, ऐसे लड़ाई से थोड़ी नहीं बात होगी। यासिर जिलानी एक मिनट शांत रहिए, आपके हाथ में पत्थर, यासिर जिलानी शांत रहिए, मसूद हाशमी शांत रहिए, याद रखना वो संसद पहुंचेगा, विधानसभा पहुंचेगा, ये हिंदुस्तान है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ राम में भी बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुने होंगे, यहाँ राम में भी बिस्मिल है। धर्म के नाम पे बांटने का कोशिश क्या? मुसलमान जितना भी सपने में आते हैं क्या? सपने में आता है क्या? ठीक है, एक मिनट, इस लड़ाई को शांत करने का एक तरीका है। एक ब्रेक ले लेता हूं, जल्द वापस लौटते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ऋषि मिश्रा, अगले हिस्से की शुरुआत में आपसे करूंगा। ब्रेक यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल की इस हिस्से की शुरुआत ऋषि मिश्रा मैं आपसे करता हूं। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को डराया जा रहा है, उन्हें आसानी से बरगला लिया गया? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, आसाम में जो एनआरसी लाई गई थी उसमें आप देखिए कितनी बार उसको फिल्टर करके अंत में आप 19 लाख के आंकड़े पे आए और उसपे 16,000 करोड़ रुपया 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन मिला क्या? 19 लाख में इनके गले की हड्डी क्या बन गई राकेश जी? 12 लाख वो बंगाली हिंदू
तो ये कहीं न कहीं उस 12 लाख बंगाली हिंदू को बसाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए सीएए बिल ला रहे हैं। और माननीय आप ही ने कहा, अरे हम सब जानते हैं कि माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, क्या कहा पार्लियामेंट में कि सीएए के बाद मैं एनआरसी लाऊंगा, सीएए के बाद एनआरसी लाऊंगा। सीएए में कवर होने के लिए बात कर रहे हैं, अफगानी या फिर पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी होना पड़ेगा, हिंदुस्तानी उसमें कवर ही नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं आप? 24 मार्च पढ़ के नहीं आते, आप पढ़िए, 24 मार्च 1970 पढ़िए उसको। मैं बोल लूं, मैं कहता हूं ऋषि मिश्रा मेरा नाम है, किसी के ऋषि मिश्रा मेरा नाम है, ऋषि मिश्रा मेरा नाम है। किसका नाम है? किसका नाम बताइए? 2 पेजेस और 1 लाइन का बिल है, पहले उसको जाइए पढ़ कर आइए और तब यहाँ पर बैठकर बताइए आप लोग। मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं, 24 मार्च 1970 के बाद जो भी आए हैं गैर मुस्लिम, आप उनको सीएए का कवर दे देंगे, लेकिन मुस्लिम को आप नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप गरीब हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं। इससे गरीब हिंदू जो है, राकेश जी, मैं आप इस डिबेट के मॉडरेटर हैं, मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि गरीब मुसलमानों को, गरीब हिंदुओं को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर बोलिए ताकि समझ में आए। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझ में नहीं आएगी आपको? बड़ी चालाकी से ये कह रहे हैं कि वो लोग इसमें कवर नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो लोग ये कहेंगे कि हम तो भाई बांग्लादेश से आए, हिंदू हैं, हम बांग्लादेश से आए, तो उनसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे आप? कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड के इस असम की जो एनआरसी है वो अभी फिर से हो रही है, उस बात को कर क्यों रहे हो? जो बार बार जो हमारे बच्चे नहीं है, जब हम कर नहीं सकते, और इस देश में लाया कौन? देश में अकेला जो तुम्हारे बच्चे नहीं है, अल्लाह से जो एक दफा कामयाब नहीं हुआ, 2 दफा कामयाब नहीं हुआ, 3 दफा कामयाब नहीं हुआ। पता है एनआरसी कब आया है ना, ये पता है कैसे आया है, ये पता है कैसे लाया। कोई एक डॉक्यूमेंट ठीक है, चलिए एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए, एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए प्लीज, एक मिनट शिवम प्लीज, एक मिनट, मैंने इतनी देर तक नहीं बोला ना, शिवम शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा है कि एनआरसी आएगी, लेकिन किसी ने भी अभी ये नहीं कहा कि कब आएगी। और बार बार अमित शाह जी के बयान को भी अगर आप कोट कर थोड़ा फ्लोर ऑफ द हाउस क्या बयान सुन लीजिए। कपिल सिब्बल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीएए इसलिए ला रही है क्योंकि उसको एनआरसी लाना है। अमित शाह जी ने कहा था सीएए लाए या ना लाए, एनआरसी तो आएगी ही, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया, कभी किसी ने नहीं बताया। चीजें आगे आएंगी जब तुम्हें करनी ही नहीं आती है, तुम कर रहे हो। एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शिवम शांत होइए, मैं इतने देर से नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि आप लोग। शिवम एक मिनट शांत होइए, एक मिनट पहले सबकी आवाज एक बार डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है। नहीं आप लोग बोलते रहिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है। एक मिनट शिवम, नहीं ऋषि मिश्रा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत होइए ऋषि, एक मिनट ऋषि मिश्रा, एक मिनट शांत हो जाइए। शिवम आप शांत होइए, शिवम आप शांत होइए ना प्लीज। मसूद शिवम एक मिनट, मैं अभी मसूद से बात कर रहा हूँ, सबको स्क्रीन से हटाइए, मसूद को मेरे साथ रखिए। एक मिनट शिवम शांत होइए प्लीज, शिवम शांत होइए, ऋषि मिश्रा आप शांत होइए। आप मसूद नहीं ना, ऋषि मिश्रा आप मसूद हाशमी आपका नाम नहीं है। शिवम आप शांत होइए, और भी कुछ नहीं तो आरती हो जाए। शिवम शांत होइए, मसूद हाशमी एक बात बताइए, एक मिनट ऋषि मिश्रा शांत होइए प्लीज। ये सब एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, समझा करिए इस बात को, ठीक है। मसूद हाशमी एक बात बताइए, नहीं गुरु एक मिनट रुकिए ना। जो विपक्ष आज विरोध कर रहा है, ममता बनर्जी पहले बांग्लादेशी शरणार्थियों को भगाने की बातचीत करती थी, मनमोहन सिंह का एक वीडियो लेकर बीजेपी आ गई, जब राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि जो दूसरे इन 3 पड़ोसी मुल्कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि जो वहां पर अल्पसंख्यक है उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। एक तो ये तो दोहरा रवैया है, तो उनका विरोध क्यों नहीं। दूसरी बात कि अगर एक रजिस्टर है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर देश के नागरिकों की डिटेल्स है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? राकेश जी, मनमोहन सिंह की जिस बात का बाबर जिक्र कर रहे हैं वो 2013 की घटना है। 2013 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और 2003 वो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी। और अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सक्षम है और जो कहती है वो करती है, तो वो उस वक्त एनआरसी क्यों नहीं लाए?
फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो इसी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, इन लोगों ने आंदोलन क्यों शुरू नहीं किया, क्यों नहीं उनसे मनवाया? उसके बाद फिर 5 साल मोदी जी की सरकार रही, उसमें क्यों एनआरसी का इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया? ये सिर्फ देश को भटकाने के लिए, चूंकि नाकाम हो चुके हर मुद्दे पे, हर मुद्दे पे नाकाम। मैं मनोज जी का रुख करता हूं। मनोज यादव बहुत देर से शांत हो गई आपकी बात। नहीं, ये सेलेक्टिव विरोध नहीं, मसूद हाशमी सेलेक्टिव विरोध नहीं, मसूद हाशमी सेलेक्टिव विरोध नहीं। प्लीज चलिए ऐसी आवाज डाउन करिए, मनोज यादव को लाइए। 1 मिनट मसूद हाशमी प्लीज शांत रहिएगा, प्लीज शांत रहिए। मनोज यादव एक बात बताइए, आपके साथी भी आपसे नहीं समझ रहे इस मसले पर। जेडीयू ने कह दिया बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे, आपके जो साथ के 3 दल हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं। नायक साहब ने कह दिया, बादल साहब ने कह दिया, प्रकाश सिंह बादल, मैंने 3 जिक्र कर दिया, वही तो बात मैंने कही। नाम बता दीजिए। राकेश जी, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं, पहले शांत कर दीजिए इनको। मैं स्पष्ट कर देता हूं, मेरे को तसल्ली से मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2003 में मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, और उसके बाद में जो आसाम अकॉर्ड हुआ तो राजीव गांधी लेकर के आए। 2004 में आपने देखा होगा कि आर्टिकल एक सेक्शन 14A जोड़ा गया था कि हम कांग्रेस पार्टी एनआरसी लेकर के आएगी। तो मुझे बताइए कि हाहाकार क्यों मचा हुआ है? एनआरसी की बात कांग्रेस कर रही थी। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी देश के नागरिकों, चुप रहिए बिहार में आपके आप सुनिए ठीक से, ठीक नहीं है आपका तरीका, ठीक नहीं है। आप सबको कराइए। मैं जवाब दे देता हूं, 2015 को याद कर लीजिए। अच्छा, इस देश का लाल कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, 2015 को याद कर लीजिए, कतर और यमन की घटना। जब हमने एक अभियान चलाया था, 5600 नागरिकों को उसमें ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। आप भ्रम मत फैलाइए। भारत का नागरिक चाहे मुसलमान हो, भारत की सरकार उनकी जिम्मेदारी रहेगी। पाकिस्तान नहीं आएगा, अफगानिस्तान नहीं आएगा, जवाब देना चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। एनआरसी कौन लेके आए? अच्छा, एनआरसी कौन लेकर के आया? भारत के नाम पर बांटने वाले सवाल करके जिन्ना के सपने को पूरा करना चाहते हो। 1 मिनट, चलिए ठीक है, 1 मिनट मैं यासिर का थोड़ा सा रुक कर लूं। 1 मिनट, एक तो आप लोग बात में समझ ही नहीं है। जिन्ना का सपना किसने पूरा किया है? जिन्ना का सपना, जिन्ना इनके राज के सपने में आते हैं, जिन्ना नेहरू जी के ठीक है। सपने में आते हैं। 1 मिनट मनोज यादव, यासिर एक बात बताइए, ये एनआरसी का ट्रेलर दिखाकर जो टेरर फैलाया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इकबाल ने सब किया। जिम्मेदार विपक्ष के दल हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे। जो देखिए मनोज जी आता हूँ, यासिर के लिए सवाल था, मनोज जी यासिर के लिए सवाल था, वो भी आपकी ओर से ही बोल रहे हैं। आरएसएस का ही वो आप कहे या वो कहे, बात एक ही हो जाती है। यासिर का परेशानी है, ये मानते हैं कि उनके आदमी है, वो लोग नहीं मानते कि मसूद देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डिवाइड मत लगाइए, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल मत करिए। मसूद नहीं भड़काइए नहीं, बेचारे बड़े इसी तरीके नहीं भड़काइए नहीं। कांग्रेस करती आई है, इसी के ऊपर उन्होंने मेरे साथ ठीक है, यासिर बोल रहे, फिर मैं मनोज जी आता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, शिवम आपके पास भी आता हूँ जल्दी। इतनी छोटी बातों पे कोई टिप्पणी करता नहीं मसूद हाशमी, आप इसमें कोई मजे नहीं ले सकते हैं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, मैं आपको बताऊं कि कौन लोग माहौल खराब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एनआरसी को लेके एक इन्होंने इस तरीके से पूरे भारत में माहौल क्रिएट कर दिया, असम से लेके तमाम भारत के पूर्ववर्ती राज्यों में और नॉर्थ भारत में और इवन साउथ भारत तक ये पहुंच गए, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब तक ये विपक्ष एक साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा, इनका जो विरोध का एक सबसे बड़ा वो रहा है, जो इन्होंने सामने अगर किसको रखा, सामने रखा एक संगठन जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार और उसके वजीर आजम से इनको इतनी ज्यादा नफरत हो गई है पिछले 6 साल से कि ये भारत की अस्मिता और अखंडता को प्रहार करने लगे। आज वजीर आजम ने कहा है उनको समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे पुतले जलाइए, मेरे पे हमला कीजिए, भारत पे हमला मत कीजिए, भारत रहेगा तो आप रहेंगे, भारत खत्म हो जाएगा अगर आप इसी तरह के नफरत और तोड़ की राजनीति करते रहेंगे। ये आप नहीं बताएंगे। ये भारत का संविधान, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होते हैं,
हाशिम साहब झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, कोई आपके साथ नहीं जा रहा है, आप भारत के साथ आइए, आप भारत के साथ आइए, आप कहाँ हैं, आप कहीं नहीं है, आप भड़काने वाले हैं, आप भारत के साथ आइए, भारत के अखंडता को बरकरार करना है, एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो ठीक है, चलिए एक मिनट अब हो गया मसूद हाशमी हो गया और यासिर हो गया। एक मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं ऋषि मिश्रा, एक शिवम का कमेंट, फिर ऋषि मिश्रा, फिर मैं मनोज आपके पास आता हूं। शिवम जल्दी। देखिए सिर्फ इतना सा है कि जो हालात इनके पिछले 6 साल में रहे हैं, विपक्ष की इतना नपुंसक और इनकॉम्पिटेंट विपक्ष इस देश की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं रहा। अच्छा। मैं कहता हूं बाकी पार्टियों के 2-2 सांसद और विधायक भी रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जोर शोर से अपनी बात उठाई है। जब लोकसभा में ये बिल पहुंचा तो विपक्ष के हिस्से में कम से कम 163 वोट तो पड़ने चाहिए थे। वोट कितने पड़े विपक्ष में? मात्र 80। आप लोगों में खुद भी एकता नहीं है। आपने क्या किया है? विपक्ष ने जनता को बुलाया है सड़कों पर, और सड़कों पर बुलाने के बाद अपने 10 गुंडे भेजे हैं जनता में, और मोदी वाली जनता को बताया है आपने। मैं कहता हूं आप ही के ये गुंडे थे, आप ही के ये गुंडे थे, आप ही के ये गुंडे थे जो पब्लिक में घुसकर पब्लिक का फायदा उठाते हैं। नहीं एक मिनट एक मिनट पहले तो बहस को भटकाइए नहीं, एक मिनट शिवम रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। कोई भी जाने का स्टूडेंट नहीं था, देखा होगा आपने, 3 तो सीरियस क्रिमिनल थे, अरे आप भी तो ले लेकर जा रहे हैं। चलिए एक मिनट शिवम रुक जाइए, एक मिनट ऋषि शिवम एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ऋषि मिश्रा एक बात बताइए, वैसे सवाल पूछना मेरा काम है, लेकिन एक सवाल पूछने की आपको इजाजत मैं दूंगा। एक मिनट उसके साथ एक सवाल सुन लीजिए। एक कहावत है, कौवा जो है कान काट कर ले गया। अच्छा। अब अपना कान चेक नहीं करे, कौवे के पीछे भागे, क्या वैसी स्थिति नहीं है? अच्छा ठीक है, मेरा सवाल है, जैसे अरे जवाब तो दीजिए, सुनिए मेरी बात सुनते लीजिए। आप ठीक है, शिवम एक मिनट शांत हो जाइए, शिवम एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ऋषि मिश्रा, जब मैं दोनों लोग की बात रख देता हूं, मेरे सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद अपना सवाल पूछ लीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। झारखंड में कल रिजल्ट आ रही है, झारखंड में उस पर कल चर्चा करेंगे, प्लीज सुनिए ना मेरी बात, 2 सेकंड झारखंड में, अरे 2 सेकंड, झारखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं ये अंसारी जीत जाएगा। मैं बाइंड अप करूंगा, मैं बाइंड अप करूंगा, ऋषि मिश्रा जल्दी जवाब देकर सवाल पूछिए। मंदिर नहीं बनेगा तो धर्म के नाम पे कौन मेरे पास धर्म के नाम पे कौन बांटता है? हाँ एक मिनट, इनका एक शेयर, फिर मैं मनोज जी का कमेंट, फिर मुझे बाइंड अप करना होगा, फिर जल्दी, ठीक है, एक मिनट। देखिए ये बाहर की बात कर रहे हैं, ये यूएन में जा रहे हैं, झारखंड बाहर है, क्या बात है? ऋषि मिश्रा एक मिनट रुक जाइए ना, नहीं है मेरे पास समय, अगर आप लोग चाहते हैं कि बोलने, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी चला से, फिर मैं दोनों का रुख करूंगा। न किसी हम सफर या न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ऋषि मिश्रा, अगर नफरत आप फैलाएंगे तो आपको नफरत खत्म कर देगा। ये ठीक है, एक बात जल्दी से मसूद हाशमी, एक मिनट रुक जाइए, हो गया। जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे, मुझे एतबार था। देखिए अब ये वक्त नहीं देंगे, नहीं तो इस पे एक जवाब और शेयर कर दे दूंगा, मैं आपको बता दूं। मनोज यादव, एक आखिरी कमेंट आपका, इतना भ्रम फैलाया जा रहा है, स्थिति क्लियर कर दी जाती, सरकार के अंदर ही भ्रम है, वहीं से कंफ्यूजन फैल रहा है, इसलिए विपक्ष को फायदा मिल रहा है। मनोज जी पर्सनली बहुत सज्जन लोग हैं। नहीं सरकार, अच्छा देखिए राकेश जी, सरकार में कोई किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। मैं बता देता हूं कि देश के नागरिकों पर एनआरसी लागू नहीं होने वाला, अवैध घुसपैठियों पर एनआरसी लागू होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान, नहीं तो ये डैमेज कंट्रोल था क्या? आज पीएम का भाषण, एक मिनट ऋषि मिश्रा रुक जाइए ना, हो गया, आप बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शिवम प्लीज, नहीं तो पीएम का आज का भाषण डैमेज कंट्रोल था, आज का पीएम का भाषण, एक मिनट आता हूं मैं, पीएम का भाषण आज का डैमेज कंट्रोल था। देखिए ये भ्रम दूर करने का प्रयास था कि देखिए ठीक है, इनका एक ही प्रयास है कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं। तो मोदी जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देखिए मेरा विरोध जरूर कीजिए, लेकिन देश का विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई। शिवम आपकी आखिरी बारी, एक मिनट, ठीक है। डैमेज कंट्रोल नहीं था, ये तमाचा था उन विपक्ष के लोगों पर जो इस देश के लोगों को भड़का रहे थे, बरगला रहे थे।
प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कहा है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने योजनाओं का लाभ दिया है। किसी से हिंदू मुस्लिम पूछा क्या? मुझे लगता है ऋषि मिश्रा जी जैसे और आपके जैसे बराबर वाले लोगों के ऊपर तमाचा था। ये तमाचा था कि सुनिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हो। ठीक है, हो गया शांत। यासिर बस 10 सेकंड। देखिए, आज अनाधिकृत कॉलोनी को लेके जो जन सैलाब दिल्ली में देखने को मिला, आप देखिए अनाधिकृत कॉलोनी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा होता धर्म की राजनीति करनी होती तो उसने ये काम नहीं किया होता। नरकीय जीवन जी रहे हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए आप। नहीं, दिल्ली पर बहस नहीं हो रही थी यासिर, नहीं, प्लीज नहीं, मैं दिल्ली पर बहस नहीं हो रही थी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, वक्त यहाँ पर ब्रेक का।